यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कुछ अहम मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ एक खास मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। नॉन गेजेटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट के हवाले से जो वैकेंट पोस्ट्स हैं, फ्रेश रिक्रूटमेंट में ही हमने 1000 पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से 3200 पोस्ट जो है हमने रिक्रूट कर दी। अगर उसको टाइम पे फिल नहीं किया जाता है तो लैप्स की बात आता है, और अगर 5 साल लगता है तो एबॉलिश, क्योंकि स्टैंडिंग रूल बताते हैं कि अब हमने अपना ही एक लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया है। इस बोर्ड के जरिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। अभी नहीं शुरू किया हमने, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। रीजन ये है कि वो 1 साल वाला जो LRC वाला इशू था, अब हमारे पास चैलेंज गेजेटेड पोस्ट का भी आ गया है। बिल्कुल 2019 के बाद रिओर्गनाइजेशन एक्ट के बाद गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। जिस तरह से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है यूपीएससी को। देखिए ये तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है। अभी हमने क्या किया कि जो हमारी गेजेटेड की रिक्रूटमेंट है उसके रूल्स बनाने हमने जो है काफी ज्यादा हम उसमें 80% सक्सेसफुल हो गए। डीपीसी को लेकर क्या स्टेटस? अभी हमारा कुछ मिनिस्ट्रियल कार्डर है, क्योंकि देखिए डीपीसी के लिए 3 चीजें जरूरी है। लैंड डिजिटाइजेशन शुरू हुआ है, LHDC करगिल ने इसके ऊपर कंसर्न भी दिखाया है, और ना हमारा इंटेंशन है वो करने का। हम सिर्फ आपका रिकॉर्ड पैमाइश इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं। इसका पावर पहले तहसीलदार के पास होता था, अब उस पावर को शिफ्ट करके डीसी के पास। क्या उस वक्त का तहसीलदार आज का डीसी। ओपनली ऑन मीडिया कह रहा हूँ, आज की डेट में अगर वो गांव की रजामंदी, मैं खुद जाऊंगा पर्सनली, आप वहां उगाइए, गांव वाले मिल जाएं, बोले कि ये 1000 कनाल हमारे बैरून लाइन है, हम यहाँ पे सीबक थान उगाएंगे, मैं खुद जाके वहां उनकी एंट्री करूंगा। क्या पहल कर रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करगिल में एयरपोर्ट एस्टेब्लिश? देखिए अभी 2 दिन पहले होम सेक्रेटरी साहब ने इसके ऊपर मीटिंग ली। कैजुअल लेबर्स और जो रहबर खेल हैं, जिसका कोई रेगुलर, जिसका खर्चा का भार आपके बजट पे पड़ रहा हो, उनका मानना है कि पहले जो J&K में हार्डशिप अलाउंस मिलता था। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कुछ अहम मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ एक खास मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर पवन कोतवाल साहब। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के इस खास प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इशूज टच करेंगे और शुरुआत हम रिक्रूटमेंट से करेंगे। सर, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में खासकर नॉन गेजेटेड पोस्ट्स की बात करें, नॉन गेजेटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट के हवाले से जो वैकेंट पोस्ट्स हैं उस हवाले से क्या स्थिति है? देखिए, जो लद्दाख में, क्योंकि जब ये नया यूटी बना तो चाहे वो नॉन गेजेटेड हो या चाहे गेजेटेड हो, यहाँ के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स जो थे वो अभी इन प्लेस नहीं थे जी। और जितनी भी हमें पोस्ट ट्रांसफ़र हुई थी, लगभग हमारे यहाँ पे लगभग 23,000 के करीब पोस्ट हैं, जिसमें से कि आप समझ लीजिए कि 20,000 के करीब नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं। तो ये इसमें से कुछ तो एम्प्लॉई ऐसे थे जो कि ऑलरेडी पोस्ट पे लगे हुए थे, जो अपोर्शन हो गए। मान लीजिए कोई 15,000 के करीब जो एम्प्लॉई थे, वो एरस्टवाइल J&K गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉई थे, वो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अपोर्शन होने थे। मान लीजिए उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि क्या आप नई J&K यूटी में रहना चाहेंगे या आप लद्दाख नई यूटी में जाना चाहेंगे। तो जाहिर बात है जो यहाँ के लोग थे उन्होंने ऑप्ट किया कि हम यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के में जाएंगे। तो लगभग 15,000 के करीब जो लोग हैं जो ऑलरेडी इन सर्विस थे वो हमारे यहाँ अपोर्शन हो गए। तो जो हमारे पास जो वैकेंसीज बची 5,000 के करीब जो नॉन गेजेटेड की वैकेंसी बची, उसके लिए हमारी जो कवायद है वो 2021 से शुरू होगी कि इनके लिए, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से लगभग 40 के करीब डिपार्टमेंट होते हैं या इससे भी ज़्यादा होते हैं, तो उन सब का पहले तो इन पोस्ट जो हमारे पास आई हैं इनका रिक्रूटमेंट रूल्स बने। तो इनके रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो एक बड़े प्लान तरीके से बनाए गए और 2021 तक हमने ये इनके सारे रिक्रूटमेंट रूल बनाए। और उस वक्त जो ये नॉन गेजेटेड पोस्ट भरने के लिए जो एजेंसी थी वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, तो वो पोस्ट हमने उनको रेफर कर दी। तो उसके बाद जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रिक्रूटमेंट किया, साथ साथ में हमने अपनी जितनी भी ये पोस्ट थी जिसका मैंने जिक्र किया कि लगभग 20,000 के करीब, इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया नॉन गेजेटेड पोस्ट को। एक तो वो जो कि डिस्ट्रिक्ट आर्डर है, यानी कि करगिल की जो पोस्ट हैं, यानी कि वो पोस्ट जो कि सिर्फ उनके अगेंस्ट करगिल के ही एम्प्लॉय जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो लेह की डिस्ट्रिक्ट पोस्ट हैं जिनके अगेंस्ट सिर्फ लेह के बाशिंदे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पहले डिवाइड किया कि कौन सी पोस्ट हमारी नॉन गेजेटेड की है वो डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट है और कौन सी जो है वो यूटी कार्डर पोस्ट है। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट है उसके लिए तो रिक्रूटमेंट एजेंसी वहाँ ऑलरेडी बोर्ड बने हुए हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड कारगिल को और लेह को हमने वो पोस्ट रेफर कर दी कि ये आपके डिस्ट्रिक्ट कार्डर है, इनको आप भरिए।
तो उन्होंने भी अपने लेवल के ऊपर एज ए डीसी, उसका चेयरमैन होता है उस रिक्रूटमेंट बोर्ड का, उन्होंने भी ये कवायद शुरू कर दी कि हमारे यहाँ पोस्ट जो है उनके भरने की एडवर्टीजमेंट, जो उनका एग्जाम्स वगैरह सर्व करवाना शुरू कर दिया। और आज की डेट तक उन्होंने लगभग 1600 के करीब लोग जो है एम्प्लॉय कर लिए। कारगिल और लेह को मिला के 1600 लोग जो हैं वहाँ एम्प्लॉय हुए। उसके बाद जो पोस्ट हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजी, जो यूटी लेवल की थी, बेशक नॉन गजटेड थी मगर यूटी काडर में थी, यानी कि डायरेक्टरेट्स के अंदर कुछ पोस्ट होती हैं, तो एचओडीज के, चीफ इंजीनियर्स के पास पोस्ट होती हैं, सेक्रेटरीट के अंदर पोस्ट होती हैं, उनको हमने भेज दिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को 2 किस्तों में, 2021 में और 2022 में। तो उन्होंने भी लगभग 765 का जो है रिक्रूटमेंट किया। उसके बाद हमारा एक पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, तो लगभग 800 के करीब पोस्ट जो हैं वो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उसको रिक्रूट किया। तो टोटल अगर आप मिलाएं तो आज की डेट में 3200 पोस्ट नॉन गजेटेड की जो है हमारे यहाँ जो है फिल हुई है। मैं जस्ट एक कंपैरिजन दूंगा कि जनरली हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हम करते हैं, हम हमेशा लोग अपना हिस्सा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मांगते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में अपना हिस्सा वो नहीं मांगते हैं कि गवर्नमेंट की जो पोस्ट है उनमें हमारा हिस्सा क्या है। तो जो पब्लिक पोस्ट हमारे यहाँ पे हैं, सबसे कंट्री में जो मेरी नॉलेज है कि यूपी में 27 करोड़ पॉपुलेशन है और 27 लाख एम्प्लॉय। मान लीजिए 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 1000 एम्प्लॉय है, 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 1000 एम्प्लॉय है, तो हमारी यहाँ पॉपुलेशन हम कहते हैं 3 लाख है। तो अब समझ लीजिए कि जो नेशनल लेवल का जो सबसे हाईएस्ट जो रिक्रूटमेंट है जिस स्टेट का है, वो तो हमने पिछले ही 2 साल में 3200 कर ली है। यानी कि अगर 1000 का अनुपात लगाएं तो वो तो हमने फ्रेश रिक्रूटमेंट में ही हमने 1000 पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से 3200 पोस्ट जो है हमने रिक्रूट कर दी। इसके अलावा जो हमारी 15000 ऑलरेडी है और बाकी अभी जो भरनी है, तो हमारे यहाँ लगभग हमारे लद्दाख में 1 लाख पॉपुलेशन के लिए लगभग 8000 पोस्ट है। देश में 1 लाख हाईएस्ट जो देश में यूपी का है, 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 1000 पोस्ट है। हमारे यहाँ 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 8000 पोस्ट हैं। तो इससे जाहिर बात है हमारे ऊपर बजट का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है। सर, जिस तरह से आपने रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर और जो डेटा आपने दिया सर, तो आने वाले समय में जो बचे रिक्रूटमेंट्स जो करना है, जो वैकेंट पोस्ट्स हैं, उनको फिल करने के लिए किस तरह की प्रोसीजर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करें ताकि जल्द से जल्द हो सके। और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि अगर जो पोस्ट इस वक्त आपके पास हैं, अगर उसको टाइम पे फिल नहीं किया जाता है तो लैप्स की बात आता है, और अगर 5 साल लगता है तो एबॉलिश, क्योंकि स्टैंडिंग रूल बताते हैं कि वो एबॉलिश होता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, अब तो हमारी, मैंने कहा जनरली तो सब भर गई हैं नॉन गजेटेड में, जो थोड़ी रहती हैं, थोड़ी बहुत रहती हैं, तो वो तो हम अब हमारा अपना, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इन पोस्ट जो पहली रिक्रूटमेंट उन्होंने की 765 हमारे लिए, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि अब हम लद्दाख की रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो नेशनल लेवल की रिक्रूटमेंट करते हैं नॉन गजेटेड पोस्ट की। तो यूटी के लिए हमने, क्योंकि आपका अपना सिस्टम नहीं था, तो हमने आपके लिए एक स्पेशल समझ लीजिए एक्शन लिया। अब हमने अपना ही एक लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया है। तो वो जो बोर्ड है, अब हम उसको, जो बची हुई पोस्ट है उसके थ्रू जो है उनकी जो उसको फिल करेंगे, उसके लिए जितने भी जो उसकी तैयारियां जो होती हैं वो सारी कर ली गई हैं। आज की डेट में हमारा ज़्यादा चैलेंज जो है वो नॉन गजेटेड नहीं है। अब तो ये फिल हो गई, अब तो हमारे पास बहुत सारे लोग आ गए हैं जो नॉन गजेटेड में आ गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि अनुपात देश के हिसाब से तो 8 गुना भी हो गया है। अब हमारा जो बड़ा चैलेंज है वो गजेटेड पोस्ट का है, क्योंकि लद्दाख के जो बच्चे हैं जो गजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और उसे महरूम हो गए हैं। तो पिछले 5 साल से गजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। अब जे.एंड.के ने क्या कर लिया है कि जे.एंड.के ने डोमिसाइल लॉ लगा दिया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब परमिसिबल है कि आप कोई भी स्टेट जो है वो, या यूटी जो है वो अपने यहाँ एक डोमिसाइली लॉ लगा सकती है कि वो ये कंडीशन लगा सकती है कि कोई भी इस पोस्ट के अगेंस्ट तभी अप्लाई करेगा हमारे यहाँ पे अगर वो यहाँ का डोमिसाइल है। तो हमारे बच्चे तो वहाँ अप्लाई अब कर नहीं सकते। दूसरी स्टेट्स में भी डोमिसाइल लॉ ऑलमोस्ट हिमाचल में भी है, हर जगह है। तो हमारे बच्चों को सिवाय सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट के अब कोई और रास्ता नहीं है कि जो जहाँ गजेटेड वो अप्लाई कर पाए। तो हमारी वाली जो पोस्ट हैं, हमने अभी यहाँ डोमिसाइल लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। नॉन गजेटेड पोस्ट हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमें 1 साल का वक्फा दिया गया था कि आप इस 1 साल में एक LRC लगा दीजिए। LRC बेसिकली जो जे.एंड.के का पुराना
पीआरसी। PRC। तो जो जेएनके का पुराना पीआरसी जो था उसको कंटिन्यू यहाँ किया गया 1 साल के लिए, ताकि हमारी जो इमीडिएट नीड थी वो पूरी हो जाए। सर, जिस तरह से लद्दाख सर्विस स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड बना है डिविजनल और यूटी कैडर का, तो ये पोस्ट के स्थापना के बाद अभी इस बोर्ड के जरिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। अभी नहीं शुरू किया हमने, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। रीजन ये है कि वो 1 साल वाला जो एलआरसी वाला इशू था वो तो हम उस वक्त कर पाए क्योंकि एलआरसी था हमारे पास, तो 1 साल के लिए था, हमने वो रिक्रूटमेंट पोस्ट रेफर कर दी। अब हमारे पास चैलेंज गस्टेड पोस्ट का भी आ गया है, तो गस्टेड पोस्ट के लिए हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखा जाए तो पीआरसी तो 35A में उसका प्रोटेक्शन था, ये तो आप जितने भी लोग हैं वो जानते हैं, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद वो खत्म हो गया। तो अब ऐसा कोई लॉ या ऐसा कोई प्रोविजन जो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दे लोगों को कि एक स्टेट के लोग की जो पोस्ट हैं वो बाहर के हिंदुस्तान के जो सिटीजन्स है वो इवन डोमिसाइल बन के भी नहीं ले सकता है, ऐसा कहीं नहीं है। ना नॉर्थ ईस्ट में है, कहीं नहीं है। यू कैन नॉट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन रहता है कि कोई भी भारत का सिटीजन जो है, इंडियन सिटीजन जो है, उसको ये मर्जी है कि वो किसी भी स्टेट में हिंदुस्तान की या किसी भी यूनियन टेरिटरी में जाके डोमिसाइल बन सकता है। अब वहां की स्टेट चाहे वो बोले कि आप यहाँ 15 साल लॉफुली रहो, कोई कहता है 20 साल लॉफुली रहो, मेघालय वाले का सबसे हाईएस्ट है, वो कहते हैं जो आदमी यहाँ लॉफुली 20 साल रहेगा हम उसको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट देंगे और फिर उनकी अपनी रिजर्वेशन। ये रेजिडेंट्स ऑफ लद्दाख डोमिसाइल के जरिए जैसे भी क्लियर हो उसके बाद जी उसके बाद हम गेस्टेड की भी रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे और जो ये पेंडिंग नॉन गेस्टेड जो लद्दाख स्टेट बोर्ड से करना है वो भी हम शुरू करेंगे। गेस्टेड पोस्ट को लेके यकीनन लद्दाख के अंदर जो युवा हैं कंसर्न है, बिल्कुल बिल्कुल 2019 के बाद रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद गेस्टेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। जी। और दूसरी जानिब गेस्टेड पोस्ट को लेके खासकर आरआर को लेके क्या स्टेटस है, और साथ ही साथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है लद्दाख और यूपीएससी को, इस हवाले से क्या अपडेट है सर? देखिए ये तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है हमारा, जो इवन हमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी इतनी दिक्कत हो रही है कि मेडिकल अफसर अगर हमारी 175 पोस्ट हैं, आज की डेट में हमारे पास 70 भी मेडिकल अफसर नहीं। ये तो भला हो नेशनल हेल्थ मिशन का कि उसके तहत हम टेम्परेरी डॉक्टर्स जो हैं मिशन में लगाते हैं जो लोगों की तिब्बी सहूलियत या हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, वरना अपने तो हमारे 40% ही हैं। तो इतने डॉक्टर ना होना, लेक्चरर्स जो हैं वो हमारे आधे से कम जो हैं वो रेगुलर हैं, लेक्चरर है ही नहीं। ये तो समग्र शिक्षा या कोई और शिक्षा जो भी हम जो मिशन है उसके तहत हम पूरा करते हैं। हमारा रेगुलर कार्डर डिप्लीट हो रहा है रेगुलरली, क्योंकि हर महीने गेस्टेड अफसर रिटायर हो रहे हैं। आज की डेट में हमें डायरेक्टर लगाने को ढूंढना पड़ता है, कौन कौन डायरेक्टर होगा, हमें सीओ ढूंढना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारा डिप्लीशन कंटिन्यूअस है, क्योंकि 60 साल जिसको होंगे वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन भरा नहीं जा रहा है क्योंकि रिक्रूटमेंट 5 साल से रुकी हुई है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है, इसलिए अब हमने नेक्स्ट ये स्टेप लिया। जब एक बार नॉन गेस्टेड हो गए तो जो अभी हमने क्या किया कि जो हमारी गेस्टेड की रिक्रूटमेंट है उसके रूल्स बनाने हमने जो है काफी ज्यादा हम उसमें 80% सक्सेसफुल हो गए, नोटिफाई कर रहे हैं जी, उनको हम डे बाय डे नोटिफाई कर रहे हैं। जैसे हमने लगभग, अगर मैं ये तो एक फिगर है मैं आपको दूंगा, जैसे हमने मान लीजिए हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाई हो चुके हैं वो लगभग 46 जो कैटेगरी है वो नोटिफाई हो चुके हैं, 60 कैटेगरी सॉरी, क्योंकि गेस्टेड में क्या होता है कि हर कैटेगरी का एक अलग से रूल बनता है। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जैसे अगर आप पहली गेस्टेड पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर के ऊपर आपकी पोस्ट आ जाती है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर आती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर आती है सुपरिंटेंडेंटिंग इंजीनियर, फिर आती है चीफ इंजीनियर। तो ये 5 लेवल हो गए ना, हर एक का अलग से रिक्रूटमेंट रूल बनता है। एई कैसे होगा वो अलग से रूल बनेगा, एडब्ल्यू कैसे बनेगा उसका रूल। तो एक ही कार्डर में समझ लीजिए 5 रिक्रूटमेंट रूल हो गए। उसी तरह मेडिकल अफसर का अलग से बनेगा, कंसल्टेंट का अलग से बनेगा, लेक्चरर का अलग से बनेगा, प्रोफेसर का अलग से बनेगा। तो लगभग 60 कैटेगरी के रूल जो हैं वो हमने अक्रॉस बना दिए हैं। 46 हमने यूपीएससी को दे दिए हैं, यानी कि यूपीएससी हमारा जो रूल है, लॉ ये कहता है हमारे यहाँ पे कि गजेटेड का रिक्रूटमेंट रूल फ्रेम तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, फिर उसको पब्लिक डोमेन में डालेगी, फिर एक फ्रेम कर लिया, फिर आपने मान लीजिए कि आपने कोई पोस्ट भरनी है मेडिकल अफसर की, तो आपने उसको फ्रेम कर लिया रूल को कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे कैसे रिक्रूटमेंट होगी, फिर आपको उसको पब्लिक डोमेन में डालना पड़ता है। पब्लिक डोमेन में वो 30 दिन रहती है,
स्टेक होल्डर्स अपना कमेंट देते हैं कि इसमें ये तरमीम करिए, ये तरमीम करिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उस तरमीम के बाद फिर वो दोबारा अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद फिर वो एचएलजी से अप्रूव होके फिर वो यूपीएससी में जाता है। यूपीएससी वाले उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी जो गाइडलाइन है पब्लिक सर्विस कमीशन की, यूपीएससी की, उसके तहत देख के वो देखने के बाद फिर वो हमें कहते हैं कि ये ठीक है या गलत है। फिर जब वो हमारे पास वापस उनसे अप्रूव हो गया था, फिर हम उसको नोटिफाई करते हैं। तो 60 हमने नोटिफाई कर दिए हैं, 46 उनके वो उसको रेगुलर कर रहे हैं, हम उनके साथ रेगुलर मीटिंग करते हैं। बाकी जो 8 के करीब जो है वो हम अभी यूपीएससी को भेज रहे हैं। 17 हमने पब्लिक डोमेन में डाले हुए हैं और 18 जो है वो हम बना रहे हैं। तो लगभग 147 किस्म की पोस्ट जो हैं, इनके रिक्रूटमेंट रूल जो हैं वो उनका स्टेटस ये है। इनमें से सारी जो वैकेंसीज भी हैं, 350 के करीब वैकेंसीज जो है हम इमीडिएटली भर सकते हैं अगर हमारा ये डोमिसाइल का इशू जो है सॉर्ट आउट हो जाता है। तो हम यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी को हमने एक, देखिए सबसे बड़ी बात है, लद्दाख के लिए हमने एक और अचीवमेंट की। यूपीएससी पहले रेजिडेंसी क्राइटेरिया के लिए मानता नहीं था, क्योंकि यूपीएससी जो भी पोस्ट जो नोटिफाई करती है, इट इज फॉर द होल इंडियन सिटीजन। आपने भी देखा होगा कि जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूपीएससी करती है, वो ये नहीं लिखा होता कि लद्दाख का होना चाहिए, जेएंडके का होना चाहिए, महाराष्ट्र का होना चाहिए। ऐसी पोस्ट जो है वो स्टेट खुद करती है, यूपीएससी नहीं करती। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ ऐसी पोस्ट को एडवर्टीजमेंट करती है या फिल करती है, रिक्रूटमेंट करती है, विच इज फॉर ऑल इंडियंस, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जब हमारे रिक्रूटमेंट रूल बन रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने कहा नहीं, हमारे तो ये होना चाहिए कि वो आदमी जो है लद्दाख का होना चाहिए, अगर हमारी पोस्ट है तो हमारे लद्दाख का होना चाहिए। वो कहने लगे ये हम कैसे इसको कर सकते हैं, हमने आज तक किया नहीं। 1 साल लगा हमें उनको कन्विंस करने में कि आप रेजिडेंसी क्राइटेरिया लाइए। तो अच्छी बात यह है कि आज की डेट में हमारे जितने भी ये गस्टेड के रिक्रूटमेंट रूल हैं, उनमें जो उनका जो मैं कहूँगा रूल 4 है। अब कोई भी रिक्रूटमेंट रूल पकड़ लीजिए, उसका रूल 4 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है रेजिडेंसी क्राइटेरिया विच शैल बी नोटिफाइड बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इसका मतलब कि वो भी हमारे लिए एक किस्म से रिजर्व हो गए। अब वो कैसे करने हैं, डोमिसाइल के थ्रू करने हैं, कैसे करने हैं, वो जैसे फैसला आता है क्लियर होने, यानी सर गेजेटेड पोस्ट का आरआर लगभग फाइनल स्टेज। यस सर, आरआर गेजेटेड के मैंने बताया कि 60 तो अप्रूव हो चुके, 48 के करीब आगे जा चुके। तो मतलब 147 अगर सारे हैं तो उसमें से 80% तो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी, और 60 आधे नोटिफाई हो गए और आधे नोटिफिकेशन होने वाले हैं। यानी ये रेजिडेंस वाला मामला क्लियर होते ही रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एब्सोल्युटली। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। लगभग 2 साल पहले जो कुछ लेक्चरर्स स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वैकेंट जो लेक्चरर पोस्ट के अगेंस्ट पीजी मास्टर्स और टीचर्स को लगाया गया था, अब उनका क्या रहेगा सर आने वाले समय में? देखिए ये तो एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है, आपने भी पढ़ा है कॉलेजेस में, हर जगह हमने पढ़ा हुआ है। तो स्टैंडर्ड होता है, जब कोई पोस्ट खाली रहती है उसके लिए हम सीजनली लेक्चरर लगाते हैं। वो तो यानी टेम्पररी, वो तो सेशन वाइज होता है। मतलब ये एक सेशन के लिए लगाते हैं, 2 सेशन के लिए लगाते हैं, सो ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई फर्क ना पड़े। अगर जब परमानेंट रिक्रूटमेंट हो जाए तो फिर तो जब परमानेंट हो गया तो फिर कोई इशू नहीं। सर ट्रांसफर पॉलिसी को लेके क्या अपडेट है यूनियन टेरिटरी लद्दाख? देखिए हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो बहुत एक सोची समझी अच्छी, हमारे वेबसाइट के ऊपर आपने भी देखा होगा। उसमें मुद्दा सिर्फ इतना रहता है कि ट्रांसफर पॉलिसी में ट्रांसफर्स जो है वो एम्प्लॉयज़ की एक रेगुलर टाइम पे होनी चाहिए, यानी कि सीजन मतलब होना। जैसे मान लीजिए एजुकेशन का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जब वो उनको ट्रांसफर करे ताकि नेक्स्ट सेशन से पहले जो टीचर हैं अपनी जगह पहुंच जाए, नई जगह पहुंच जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सफर ना हो। इसी तरह हर डिपार्टमेंट के लिए अभी हमारे एचएलजी साहब ने कहा कि अब हर डिपार्टमेंट के लिए कोई एक टाइम फिक्स कर दीजिए जब जो भी मैच्योर है। दूसरी बात है कि प्रीमेच्योर कभी नहीं होनी चाहिए। हमारी ट्रांसफर पॉलिसी में लिखा हुआ है कि एक आदमी 2 साल से पहले अपनी जगह से ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर कंडीशंस, या तो कोई बड़ी हेल्थ कंडीशन किसी की हो, या कोई आदमी का काम इतना अनसेटिस्फैक्टरी हो कि मान लीजिए अगर कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई भी है, अगर वो इतना अनसेटिस्फैक्टरी काम कर रहा है कि उसका कंटिन्यू करना जो है खतरा, अच्छा लोगों के लिए अच्छा नहीं है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि ऑफिसर को मौका भी देना पड़ता है कि हम क्यों आपको ट्रांसफर कर रहे हैं प्रीमेच्योर 2 साल से पहले। 2 साल के बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं, 3 साल तक एक आदमी एक जगह पर रह सकता है। तो ये हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। हम कोई भी प्रीमेच्योर ट्रांसफर, क्योंकि प्रीमेच्योर ट्रांसफर जो है उसकी कॉम्पिटेंस सिर्फ एचएलजी को है, प्रोवाइडेड वो भी रीजन देना पड़ता है कि क्यों प्रीमेच्योर कर रहे हैं। सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खासकर जनरली थोड़ा कंसर्न्स पाया गया है, खास जैसे फिजिकल टीचर्स हैं या टीचर्स हैं, वो कई सालों से लगभग 5, 6, 7 सालों से एक जगह पे पोस्टेड हैं। अगर तो ये पब्लिक की डिमांड है तो बहुत जायज़ है,
मैं तो कहता हूँ कि इसका नोटिस फटाफट, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ तो काउंसलर्स ही हैं, हमारा तो एक अलग से सिस्टम है, आपको मालूम है, यहाँ हमारे एमएलए नहीं होते, हमारे यहाँ बहुत सारे एमएलए होते हैं। मतलब मान लीजिए हमारे काउंसिल जो है उसमें 26 के करीब तो इलेक्टेड होते हैं और 4 जो है नॉमिनेट होते हैं। तो हमारा तो यही रहेगा कि जैसे ही अगर आपकी नोटिस में ऐसा आता है, इमीडिएटली, अगर तो आपकी कॉम्पिटेंस में है, क्योंकि कुछ तो पोस्ट जो है वो एलएचडीसी की अपनी कॉम्पिटेंस में, नॉन गस्टेड पोस्ट जनरली जो जिनका रिक्रूटमेंट डीसी करता है, जनरली वो उनकी कॉम्पिटेंस में, वो ही ट्रांसफर करते हैं, विद इन द डिस्ट्रिक्ट होती हैं वो खुद करते हैं, तो वो कर दें। अगर वो उनकी इख्तियार में नहीं है, हमें तो हमारी नॉलेज में तो लाएं, आगाही करें, क्योंकि हमें भी कभी कभी इंफॉर्मेशन ग्राउंड से नहीं आ सकती, तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का भी हम उनसे तवक्का करते हैं, और हर सिटीजन से तवक्का करते हैं कि हमें वो इन्फॉर्म करे कि ये आदमी 7 साल से यहाँ रह रहा है और 7 साल में उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, उसके लिए कोई और तबादला, क्योंकि चेंज शुड ऑलवेज बी देयर। सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डीपीसी को लेकर क्या स्टेटस है? क्योंकि बताया जा रहा है कि हमारे नॉलेज के हिसाब से कई सालों से प्रमोशन जो है वो नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। अभी हमने डीपीसी जो हैं नायब तहसीलदार की, गिरदावर्स की, वो कर दी हैं। अभी हमारा कुछ मिनिस्ट्रियल कार्डर है, क्योंकि देखिए डीपीसी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि सीनियरिटी फाइनल होनी चाहिए, ताकि कोई ये ना रह जाए, क्योंकि हमेशा जो ऊपर सीनियरिटी में होता है उसी की प्रमोशन का चांस ज़्यादा होता है, उसी को प्रमोट करते हैं। तो एक तो सीनियरिटी फिक्स्ड होनी चाहिए, डन डिस्प्यूट होनी चाहिए। दूसरा कि उनका जो 3 साल का या 5 साल का जो भी रूल में उनके लिखा हुआ रिक्रूटमेंट रूल में, वहाँ उनका एपीआर होना चाहिए, पर जो उनका एपीआर जिसे हम कहते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होनी चाहिए। तीसरा उनका विजिलेंस क्लियरेंस होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो इमीडिएटली डीपीसी होनी चाहिए, और डीपीसी के बाद उनका रेगुलर प्रमोशन होना चाहिए। हालांकि हम गस्टेड के लिए हम जनरली ये कर रहे हैं कि क्योंकि हमें अगर मान लीजिए किसी चीफ इंजीनियर की ज़रूरत है, एससी की ज़रूरत है, अब हम वेट नहीं कर सकते हैं कि यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी के थ्रू होगा, तो हम उसमें ऑफिशिएटिंग प्रमोशन भी दे देते हैं। सर, लद्दाख के अंदर लैंड डिजिटाइजेशन शुरू हुआ है, इसका पब्लिक को क्या बेनिफिट है? और खासकर एलएचडीसी करगिल ने इसके ऊपर कंसर्न भी दिखाया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये बहुत, जो लद्दाख में एक आपको फ़ायदा ये है कि जोग्राफिकली तो चाहे ये एरिया जितना भी बड़ा है, हमारा 60,000, हम कहते हैं जो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब हमारा एरिया है, अगर आप वो इलाका छोड़ दें जो अभी एक्टिव कब्जे, मतलब उसमें हमारे पास नहीं है, लेकिन इस 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में हमारे पास सिर्फ 800 स्क्वायर किलोमीटर एग्रीकल्चर लैंड है। उस 800 में से भी 60% पे खेती होती है, 40% जो है वो जिसको हम कहते हैं वो बैरन जैसा है। तो इतना हमारे यहाँ पे लगभग कोई टोटल लैंड पार्सल जिसे हम खेत कहते हैं, लगभग कोई 3.25 लाख के करीब खेत है। तो ये एक ऐसी यूटी है जहाँ पे कि कॉम्पैक्ट लैंड पार्सल होने के कारण हम इसकी जो सर्वे है वो हाई टेक तरीके से कर सकते थे। इसलिए हमने जो इस वक्त दुनिया की जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, कोर्स नेटवर्क टेक्नोलॉजी से हम इसकी सर्वे कर रहे हैं। अब कोई भी खेत जो है, अब हमारा जो हमारा बनेगा, जो मिसले हकीकत कहते हैं, जिससे हम जो नक्शा रेवेन्यू मैप होता है, कैडेस्ट्रल मैप, अगर उसको आप अगर गूगल की इमेज पे डाल दें तो एकदम उसके ऊपर वो बैठता है। जो थोड़ा सा एरर होगा वो गूगल का हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो एक पॉइंट है वो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन से उसका वेरिफिकेशन हुआ है, और वो 5 सेंटीमीटर एक्यूरेट है अर्थ के ऊपर। तो इतना हाईली एक्यूरेट हम सर्वे कर रहे हैं। 3-4 गांव हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, काम चल रहा है। लद्दाख, लेह में कुछ थोड़ा सा, करगिल में थोड़ा सा खदशा था, यहाँ भी खदशा था। यहाँ भी लोगों में, आपको मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट हर एक आदमी ने जमीन के ऊपर नवतोड़ एंट्री करवाई हुई है। कुछ ने तो जायज़ की है, जैसे मान लीजिए अगर आपने उसके ऊपर कोई खेती कर रहे हैं आप, तो नवतोड़ बेसिकली है ही इसलिए कि अगर ज़मीन बंजर पड़ी है गांव में, और गांव के लोग ये फैसला करते हैं कि हम उसमें से 5-5 कनाल, 10-10 कनाल आपस में बांटेंगे ताकि हम यहाँ पे कोई फसल उगा सकें। ये तो परफेक्ट है, ऐसा होना चाहिए। नवतोड़ का पर्पज ही है आप अपने यहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड लिए। लेकिन मैंने जो यहाँ देखा हुआ ज़्यादातर कि खेती बाड़ी कम है और कब्जा ज़्यादा है। मान लीजिए वो इस इंटेंशन से नहीं है कि मैं यहाँ पे खेती बाड़ी करूँगा, यहाँ पे मैं फसल उगाऊंगा। मैं तो कहता हूँ इवन अगर आपने कोई ऑर्चर्ड भी लगाया है, मान लीजिए आपने एप्रिकॉट का ऑर्चर्ड लगाया, वो भी अच्छी बात है, वो लगाइए आप। बैरन लैंड अगर पड़ी है और उसके ऊपर अगर कोई फलदार आप पेड़ लगा रहे हैं तो ये तो होना चाहिए। तो इसमें तो नेशनल वेल्थ का प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, अपने लिए भी आप अपना वेल्थ का एक जरिया बना रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दें और बोल दें ये ऐसी ही रहेगी, मगर ये मेरी है, मैंने कब्जा कर लिया नवतोड़ के थ्रू, तो वो तो नवतोड़ का स्पिरिट नहीं है। तो यहाँ भी खदशा था कि कहीं आप ये चेंज ना कर दें। तो हमने लोगों को बताया कि जो सर्वे का पर्पज है वो टाइटल देना नहीं होता,
हम ये नहीं चेंज कर सकते हैं कि अगर नवतोड़ की एंट्री है तो वो तो वैसी रहेगी, नवतोड़ जो भी है रिकॉर्ड वैसे का वैसा ही रहेगा। हम इसमें कोई सर्वे के दौरान उसका चेंज नहीं करते हैं और ना करेंगे, और ना हमारा इंटेंशन है वो करने का। हम सिर्फ आपका रिकॉर्ड पैमाइश इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं ताकि कल को आपके मोबाइल के ऊपर आपका सारे गांव का रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको पटवारियों के वो जो बड़ी बड़ी जिल्दें हैं, जो बड़ी बड़ी उनकी जमाबंदियां हैं उर्दू में, पर्शियन में, जो समझ नहीं आती, मुझे भी नहीं आती हैं, तो आपको ये पता हो आपका रिकॉर्ड आपकी अपनी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो, ये हर लैंग्वेज में हो, ताकि कोई भी आदमी किसी भी जगह दुनिया की अपना रिकॉर्ड देख सकता है कि मेरे खेत का आज क्या हाल है, या मेरे खेत का रिकॉर्ड जो है परफेक्ट है। मेरी जो भी हार्वेस्ट इंस्पेक्शन है जिसे हम गिरदावरी कहते हैं, वो ऑनलाइन इसको पता लगे मेरी होगी। तो ये है, ये इसको मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड कहते हैं। और आपका सारा रिकॉर्ड एक कंप्यूटर के अंदर हो, आपको ऑनलाइन सारी नकलें मिल जाएं, यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। यस, मॉडर्नाइजेशन। चूंकि आपने नावतोड़ का जिक्र किया, तो जब नावतोड़ के बाद आता है तो ऐलान 38 आता है, और ऐलान 38 का पावर पहले तहसीलदार के पास होता था, अब उस पावर को शिफ्ट करके डीसी के पास। क्या रीजन? इसका रीजन ये था कि जब ये ऐलान 38 1932 में, जहां तक हम रिकॉर्ड में देखते हैं, महाराजा साहब ने उस वक्त एक गैलेंसी कमीशन बैठा था। तो गैलेंसी कमीशन एक इसलिए बैठा था, वहां कुछ उस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ था हमारी स्टेट में, जब ये महाराजा साहब की स्टेट हुआ करती थी, वहां कुछ इशू हुआ था लॉ एंड ऑर्डर का। उस वक्त एक अंग्रेज उन्होंने बुलाया था, गैलेंसी। उसने ये देखा था कि भाई लोग जो हैं उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको कैसे उभारा जाए, उनकी तरक्की या उनकी खुशहाली कैसे की जाए। तो उसने हमारे जो लद्दाख में के बारे में ये रिकमेंड कर दिया कि यहाँ बहुत सारी ज़मीन बेकार पड़ी हुई है, और इनकी जो अपनी लैंड है गांव के अंदर वो थोड़ी सी है। अगर इनमें से कोई आदमी इस बेकार स्टेट लैंड को, क्योंकि महाराजा की लैंड थी, स्टेट लैंड मतलब रूलर की लैंड, तो ये महाराजा को उसने कहा कि अगर आपकी इतनी स्टेट लैंड पड़ी हुई है, सरकार जिसे हम कहते हैं, सरकार की लैंड पड़ी हुई है, तो क्यों ना अगर कोई आदमी अपनी मशक्कत करके अपनी मेहनत से उसको ब्रेक करता है, तोड़ता है उसको। नवतोड़ का मतलब होता है बैरन लैंड को तोड़ना, नया तोड़ना। पहले वो बैरन थी, अब मैंने उसको तोड़ के उसमें फील्ड बनाया। और क्योंकि लद्दाख में तो बारिश होती नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा अगर कोई तोड़ता है और एक इरिगेशन का जरिया करता है और उसमें कुछ फसल उगाता है, तो आपको क्या एतराज़ है इसमें? तो महाराज साहब ने कहा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं हो सकता इसमें। पहले इसकी लिमिट 20 कनाल थी, कोई आदमी जो है उसमें सिर्फ एक कंडीशन थी कि वो आदमी उस गाँव का होना चाहिए और किसी दूसरे गाँव वाले को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हो सकता है किसी का रास्ता हो, आप वो उसको मत तोड़िए, आप किसी कोई जाने का रास्ता हो, किसी के ट्रेडिशनल ईजमेंट राइट्स हो, लेकिन अगर गाँव वालों का कोई एतराज़ नहीं है तो आप वहाँ पे आराम से खेती-बाड़ी बैरन लैंड को कन्वर्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड में। तो वो हमारे महाराजा साहब का उस वक्त पावर दी गई सिर्फ तहसीलदार को। उस वक्त कारगिल एक तहसील थी, स्कर्दू एक तहसील थी, लेह भी एक तहसील थी। उस वक्त का तहसीलदार आज का डीसी है। उस हिसाब से हाँ, क्योंकि इतनी जिम्मेवारी तो होनी चाहिए ना कि तहसीलदार लेवल जो है, हम सोचते हैं कि वो तो इतनी गलती नहीं करेगा ना, क्योंकि उसकी बड़ी नौकरी है, उसको ज्यादा खतरा होगा कि मेरी नौकरी। अगर आप ये पावर आज की डेट में हमारे जो तहसीलदार की जुरिस्डिक्शन है या हमारे नायब सदर की जुरिस्डिक्शन, वो तो उस वक्त एक पटवारी की हुआ करती थी। तो हमने देखा, जब हमने ये सारा रिकॉर्ड देखा, सैकड़ों नवतोड़ एंट्रियां इसलिए ये हैं जहां कुछ नहीं उगता, मतलब वो सब नवतोड़ के अगेंस्ट है। नवतोड़ तो मतलब है कि आप जमीन को तोड़िए, इरिगेशन लगाइए और फसल उगाइए। वो आप 100 कनाल करते हैं, 200 कनाल करते हैं, 300 मैं आज की डेट में भी आपके साथ कह रहा हूँ, मैं ओपनली ऑन मीडिया कह रहा हूँ, आज की डेट में कोई भी लद्दाख का जो एस्टेट होल्डर है, यानी कि गांव का बशिंदा है, जो वहाँ गांव का मुस्तकिल बशिंदा है, अगर वो गांव की रजामंदी से या तो गांव वाले इकट्ठे हो गए या गांव के एक आदमी को बोले कि ये जनाब ये 20 कनाल जमीन जो है बैरन है, हमारे गांव की बैरून लाइन है हमारी, इसमें ये आदमी जो है, हमें कोई एतराज नहीं है अगर ये इसके ऊपर खेती बाड़ी करे, मैं खुद जाऊंगा पर्सनली एज ए चीफ सेक्रेटरी, एज एडवाइजर टू HLG, एज फाइनेंशियल कमिश्नर, एज रेवेन्यू सेक्रेटरी, खुद जाके मैं सारे गांव के सामने अपने हाथ से उसकी एंट्री करूंगा नवतोड़। यानी दिक्कत नहीं होगा। अब लोगों में कंसर्न ये था कि डिप्टी कमिश्नर का पोस्ट बड़ा है, उनको टाइम नहीं होगा जगह जगह जाने के लिए। ऐसा अब की आज की डेट में एक और बात हो गई है। अब जैसा मान लीजिए कि पहले लोग कहते थे कि हमारे पास ये भी आया कि जनाब एटलीस्ट ये पावर जो है तहसीलदार से हटा के ऊपर करके इसको SDM तक दे दो, है ना, वो ठीक है। नुब्रा का आदमी कहाँ DC के पास यहाँ आएगा, न्योमा का आदमी कहाँ DC लेह के पास आएगा, तो वो उनकी बात वहां तक तो जायज थी। लेकिन अब आपको मालूम है कि हमारे 5 नए जिले बने, तो जाहिर बात है कि नुब्रा का DC नुब्रा में होगा, न्योमा का DC न्योमा में होगा, खलसी का DC खलसी में होगा, द्रास का वहां, तो अब वो प्रॉब्लम आने से वो नहीं होगी। लेकिन यह है कि अगर कोई आदमी, मैं आज भी कहता हूं, नवतोड़ सही दिल से करे, जो ऐलान 38 में लिखा हुआ है कि वो बैरन लैंड को
मुझे दिखाए कि सर ये बैरन है, आप 6 महीने के बाद आइए, मैं इसको तोड़ूंगा, इसके ऊपर हल चलाऊंगा या ट्रैक्टर चलाऊंगा, इसको इरिगेट करूंगा, इसके ऊपर फसल उगा के दिखाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खुद एंट्री करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, चाहे वो 100 कनाल पे करे, 200 कनाल पे करे, 1000 कनाल पे करे, उसको फ्रीडम है। मैं आज लोगों को ये कहता हूं, आप सी बकथॉर्न उगाइए। मैंने ओपनली कॉन्फ्रेंस जब सी बकथॉर्न का हमने किया था, स्टेट लेवल का मिशन का, वो हमने कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने ओपनली कहा था कि आपके पास अभी भी ऐसे इलाके हैं इंडस के आगे पीछे जो गांव वालों के हैं, कई जगह तो कुदरती होता है, जैसे चशूद साइड में कुदरती हो रहा है क्योंकि वहां पानी है, कुछ जगह कुदरती नहीं होता है, आप वहां उगाइए, गांव वाले मिल जाएं, बोले कि ये 1000 कनाल हमारे बैरून लाइन है, हम यहाँ पे सी बकथॉर्न उगाएंगे, मैं खुद जाके वहां उनकी एंट्री करूंगा नौतोड़ की, इसमें कोई इशू नहीं है। करगिल एयरपोर्ट, करगिल वासियों का एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, क्या पहल कर रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करगिल में एयरपोर्ट एस्टेब्लिश करने की? देखिए, अभी 2 दिन पहले होम सेक्रेटरी साहब ने इसके ऊपर मीटिंग ली, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट इशू है करगिल के लिए। जब तक आप एक बाई एयरलाइन कोई रूट नहीं होगा, उस जगह में टूरिज्म हाई एंड का डेवलप या लो एंड, अब तो हर आदमी बाई एयर ही आता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। आज तो इनकम लेवल, क्योंकि अगर आपको इवन अगर 5000 में भी दिल्ली से टिकट मिल रही है, 10,000 से मिल रही है, अगर आपको बाई ट्रेन पहले जम्मू आना है फिर वहाँ से लद्दाख आना है तो वो तो आपको 50,000 रुपये लगेंगे। आज की डेट में चाहे वो छोटा आदमी है चाहे बड़ा आदमी है, हर आदमी बाई हवाई जहाज़ आता है। लद्दाख में और कोई आने का तरीका मुस्तकिल नहीं है, यानी कि जो सेफ और फास्ट हो। तो इसलिए अगर आपको टूरिज्म, लद्दाख करगिल का टूरिज्म थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उसका रीज़न भी यही है क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है और यहाँ लोग देख दुख के 5-6 दिन ही होते हैं हर एक के पास, वो निकल जाते हैं। तो करगिल को एक्सप्लोर करने का ना उनके पास टाइम होता है, और अगर वहाँ पे हमारा एयरलाइन डायरेक्ट हो जाए और रेगुलर हो जाए तो वहाँ टूरिज्म बहुत पिकअप करेगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी जगहें देखने को जो है लोगों को है। अब हमारा कोशिश हमेशा से ये रही है कि इस एयरपोर्ट का जो हिस्ट्री आपको पता है, ये बेसिकली वाहिद एयरपोर्ट है JNK का जो कि स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये बनाया था 90s के दौरान। उसके बाद जब ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया तो उसके बाद 96 में उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये दे दिया इसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप इसको मेंटेन, इसका सिविल एनक्लोजर जो है वो आज भी हम उसको मेंटेन करते हैं। फिर 1999 की जब वॉर हुई कारगिल, उसके बाद ये हमने डिफेंस को दे दिया उनके नीड्स के लिए, लेकिन आज भी ये सिविल एयरपोर्ट है, उस हिसाब से सिविल एयरपोर्ट फंक्शनली ये डिफेंस भी यूज करता है। तो ये एयरपोर्ट जो है इसका, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कारगिल में आपको मालूम है जो वहाँ की टोपोग्राफी है, वो नीचे दरिया है, उसके ऊपर एक फ्लैट लेट जिसको हम कहते हैं फर्स्ट प्लेटो या लोअर खुरबाथांग, फिर उसके ऊपर दूसरा प्लेटो है जिसको हायर खुरबाथांग कहते हैं, उसके ऊपर ये एयरपोर्ट है। और एयरपोर्ट की जो लंबाई है वो 1.83 किलोमीटर है, यानी कि 6000 फीट है। अब 6000 फीट के ऊपर बड़े जहाज नहीं उतरते, क्योंकि उनको उतरने के लिए, उठने के लिए एक एरिया चाहिए होता है बड़े जहाज़ों को, वो एकदम नीचे उतर के ऊपर नहीं उठ सकते। तो वहाँ पे 19 सीटर ही कामयाब है। तो या फिर एयरफोर्स का AN-32 जिसके इंजन बड़े पावरफुल होते हैं, AN-32 एकदम लिफ्ट कर लेता है, वो 40 के करीब लोग उठा लेता है या 32 करीब लोग उठाता है। वो हमारी चलती है विंटर में, जैसे हाँ जो कोरियर सर्विस जिसे हम कोरियर पे होने वाली है जब हमारा जोजिला बंद हो जाएगा। तो हमने ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में इसकी दोनों रूट को हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसका टेंडर किया था, यानी कि चंडीगढ़, लेह थोइसे, जम्मू, लेह थोइसे और थोइसे लेह और श्रीनगर टेंडर किया इसका। जो ये थोइसे वाला है इसका किया 150 सीट वाले का, क्योंकि थोइसे में उतर सकता है बड़ा जहाज। करगिल का क्या 19 सीटर का। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2022 में, इसका L1 भी आ गया। एक कंपनी है स्पाइस जेट, उसको ये ठेका भी मिला, लेकिन उन्होंने इसको चलाया नहीं। तो अभी जो मैंने जिसका जिक्र कर रहा था, मैं होम सेक्रेटरी की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा किसी भी तरीके से हमको ये 19 सीटर चलाना पड़ेगा। वहां ये पॉइंट आया कि शायद ये सक्सेसफुल ना हो। मैंने कहा सक्सेस तब होती है जब रेगुलर हो। अगर रेगुलर होगा तो ये कामयाब रहेगा, बहुत कामयाब रहेगा। और हमें रोज चाहिए जहाज की फ्लाइट्स 1-2 चाहिए, और हमें ये राउंड द ईयर चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो होम सेक्रेटरी साहब का जो मीटिंग के बाद उन्होंने डायरेक्शन दी है कि आप ये 19 सीटर सर्विस जो वहाँ पे टेक्निकली फिजिबल है, हम बड़ा जहाज लाके लोगों को खतरे में तो नहीं डाल सकते और ना वो DGCA उसकी परमिशन देता है, लेकिन 19 सीटर का हमारा पूरा कोशिश है कि इसको हम रेगुलर वहाँ से चलाएं। तो कोशिश है सर, कब तक हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है? उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी है, हम कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। वी विल एंश्योर कि जल्द से जल्द जो है इसका जो रीटेंडर जो होना है, दूसरा नया टेंडर होना है, और ऐसी एजेंसी को जाए जो इसको कर सकते।
सर, यूनियन गवर्नमेंट ने लद्दाख के लिए मेडिकल कॉलेज लेह में और इंजीनियरिंग कॉलेज करगिल में अनाउंस किया था। क्या स्टेटस है? देखिए, एक तो बहुत खुशी की बात है जो मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि 3 साल की मशक्क़त के बाद, क्योंकि मुझे याद है जब मैं यहाँ पे अप्रैल 2021 में आया था तो मेरे पास हेल्थ था, तो जून में हमने पहला प्रपोजल भेजा था लद्दाख का मेडिकल कॉलेज का। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसका जो स्टाफ है यानी कि जो फैकल्टी है पढ़ाने वाले, और दूसरा स्टाफ जो होता है, दूसरा उसका बिल्डिंग्स का। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे 3 साल की परस्यू करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली जो हमारी जो जिसको सैंक्शन स्टाफ कहते हैं, फैकल्टी जिसे हम कहते हैं, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, स्टाफ, नर्सेज, बाकी जितने भी स्टाफ रहते हैं, तो वो उन्होंने हमारा अप्रूव कर दिया है। लगभग उन्होंने कोई 400 के करीब हमारी पोस्टें जो है सैंक्शन कर दी हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। अब हमारे एचएलडी साहब का ये है कि अब जितनी भी ये पोस्ट हैं, ये लगभग कोई 40 कैटेगरी की पोस्ट है, इनका रिक्रूटमेंट रूट हम जल्दी से जल्दी बनाएं ताकि हम इनको भी जल्दी से भरें, और जैसा ये भरते हैं तो हम अपना मेडिकल कॉलेज का क्लास जो है वो शुरू करें। तो जहाँ तक ये है तो ये तो हो गया। लद्दाख जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हम कहते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं, जो कारगिल में बनना है, वो भी रेगुलरली उसका परस्यू कर रहे हैं हम कंसर्न मिनिस्ट्री से दिल्ली में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही जो हमारा, क्योंकि इसमें पोस्ट क्रिएशन का इशू रहता है, तो ये बहुत, वो एक एक पोस्ट को बड़ी ध्यान से देखते हैं कि क्यों चाहिए, क्या से चाहिए, तो वो वहाँ पे वो उसकी जो हम परस्यू कर रहे हैं और वहाँ वो एग्ज़ाम उसको मतलब प्रोसेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका भी जल्द से जल्द उसकी भी खुशखबरी कोई हमें आएगी। सर, पिछले 2 सालों में कैजुअल लेबर्स और जो रहबर खेल हैं, इनकी लगातार डिमांड रहा है कि रेगुलराइजेशन को लेके, और उसको एग्जामाइन करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कमेटी भी बिठाया था। तो क्या इनपुट? हाँ, ये जो बेसिकली हमने कमेटी बिठाई इन लोगों की, जो कि टाइम के ऊपर हमारी, जैसे मान लीजिए अगर पीएचई डिपार्टमेंट है तो अब हमें एक स्कीम आ गई जेजेएम, हर घर में नलका चाहिए, हमें पानी, नलका भी वो जिसमें पानी हो। 4 लाख रुपया लगा के आपने एक नलका लगाया। लद्दाख में आपको एक जो हमारा पीएसपी है जिसे हम कहते हैं पब्लिक स्टैंड पॉइंट जो होता है हमारा पानी का, जहाँ से पानी निकलता है, एक के ऊपर 4 लाख का खर्चा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 40,000 के ऊपर 1600 करोड़ रुपया दिया हमें। तो अगर आपने ये चीज़ बनाई है तो अब उसको मेंटेन करने के लिए स्टाफ तो चाहिए। तो स्कीम्स तो आती रहती हैं मगर स्टाफ नहीं आता स्कीम के साथ। तो जाहिर बात है वक्त पे लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, वो उसको कुछ किसी आदमी को लगा लेती है, भाई चल तू कैजुअल लेबर है, आप इसको संभालो, इसको चलाओ, क्योंकि इतना एसेट है, इसको चलाओ। तो ऐसे टाइम पे लोग लगे हैं। तो 2015 के बाद जेएनके गवर्नमेंट ने फिर इसको वहाँ पे एक एसओ, आपको याद है SRO 520 में निकला था। तो उसके बाद हमने ये पूरे यहाँ के लोग स्टडी किया। फिर हमने दिल्ली में बहुत सारी मीटिंग्स की। तो दिल्ली में उन्होंने कहा कि भाई ये जो कैजुअल लेबर्स हैं, इनका मेन इशू ये रहता है कि भाई आप हमें बहुत कम पैसे देते हो, है ना। रेगुलराइजेशन का मतलब ये होता है कि हमें उस पोस्ट के जितना काम करते हैं उस पोस्ट के हिसाब से हमें पैसा मिलना चाहिए, उसके हिसाब से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। तो उस प्रिंसिपल पे हमने इसको एग्जामिन किया है। ये लगभग हमारे कोई 2000 के करीब लोग हमारे यहाँ पे हैं, और बहुत जल्द मैं ये कह रहा हूँ हमारा फाइनलाइज हो गई है। हम उसको एग्जामिन कर रहे थे, कल ही मेरे पास फाइल आई थी। तो बहुत जल्द हम उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे, क्योंकि वो सारा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही है, तो वहाँ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर इसके लिए हमने बजट का प्रोविजन ऑलरेडी कर दिया। हमारे ऊपर इन लोगों का एनुअली भार जो है लगभग 50 करोड़ के करीब पड़ेगा, लेकिन उसका प्रोविजन हमने अगले साल के लिए कर दिया। तो जहाँ तक फाइनेंसेस हैं वो हमने कर लिए हैं। अब हमें सिर्फ एक फॉर्मल अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ एक कंडीशन होती है कि जब भी आप कोई ऐसी स्कीम लाएं जिसका कोई रेगुलर, जिसका खर्चा का भार आपके बजट पे पड़ रहा हो, उसके लिए पहले आप हमसे परमिशन लीजिए। तो इसलिए हमने भेजना है वो, तो उसका भी जल्दी हो जाएगा। और ये फिजिकल जो टीचर्स थे सर रहबर खेल का, उनका भी आई थिंक वो भी इसी कैटेगरी में कहीं आना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। सर, होम डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं, उनका मानना है कि पहले जो JNK में हार्डशिप अलाउंस मिलता था, अब लद्दाख में नहीं मिल रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हार्डशिप अलाउंस और एक छोटा सा अलाउंस, ये 2 अलाउंस थे शायद छोटे मोटे, जो ये उनको वहाँ मिलते थे। जब वो यहाँ आए तो जाहिर बात है जब भी कोई आदमी एक पोस्ट से ट्रांसफ़र होकर दूसरी पोस्ट में जाता है तो उसको अपने आप एक सर्टिफिकेट लेके जाता है, इसको हम कहते हैं लास्ट पे सर्टिफिकेट। लास्ट पे सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है कि इसने वहाँ क्या क्या ड्रॉ किया, इसकी बेसिक सैलरी क्या थी, DNS अलाउंस क्या था, इसकी कटिंग क्या होती थी, इसको अलाउंस कौन से मिलते थे। तो जो वो यहाँ आया हमने उनको दिया। जब हमने उनको वो दिया, ये नहीं कि हमने दिया नहीं था, दिया उनको,
तो ऑडिट टीम आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि वो बाद में J&K में शायद विथड्रॉ हुआ है, क्योंकि जब ये यूटी बन गई ना तो सेंट्रल रूल लग गए, अभी भी शायद वहाँ देते हैं जहाँ तक मुझे। तो उन्होंने ऑडिट टीम ने ऑब्जर्वेशन लगाया कि आपने ये तो इनके ऐसे ये परमिसिबल नहीं है, ये एक स्पेशल आपने कुछ अलाउंस दिया जो रूल के मुताबिक परमिसिबल, वो रूल के मुताबिक परमिसिबल नहीं था। तो हमने तो दे दिया था, क्योंकि हमको तो एलपीसी पे लिखा था कि वो ये देना है इसको, तो एलपीसी से कम तनख्वाह तो हम नई जगह पे नहीं दे सकते थे। तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये रिकवर करना पड़ेगा। तो अब वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हम जरा देखें J&K में क्या वहाँ भी रिकवरी चल रही है या नहीं चल रही है, या सिर्फ हमारे ऊपर ही ये रिकवरी आप डाल रहे हो। तो ये एक फाइनेंशियल मैटर है, तो बल्कि हमने दिया था, मगर ऑडिट ने इसको ऑब्जेक्शन किया कि ये रूल में नहीं आता। सर, इनका साथ साथ प्रमोशन का भी कुछ कंसर्न्स हैं। मेरे अपडेट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से शायद वैकेंसीज हैं, और जो सेक्शन ग्रेड से HC पे छूंगा, मेरी नॉलेज में अभी नहीं आया, वरना DPC उनको करनी चाहिए। और जो एलिजिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेरा अपना प्रिंसिपल ये है कि अगर आप लोगों की रेगुलर प्रमोशन नहीं करेंगे तो उनका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। देखिए, जिस सर्विस को मैं बिलोंग करता हूँ, हमको तो वहाँ कभी भी अपने प्रमोशन के बारे में कभी ना हमने किसी को सिफारिश की, ना हमने कोई फिक्र किया। भाई जब हमारा जो ग्रेड ड्यू था हमें मिला, तो उससे क्या होता है कि आपका मोटिवेशन लेवल बना रहता है। अब अपनी प्रमोशन जो अगर आप डिजर्व करते हैं, एलिजिबल हैं उसके लिए, तो होनी चाहिए। तरह से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बना है, हाँ, और LFMS भी है, PFMS भी है। जी। तो LFMS को शायद इंटीग्रेट करना था PFMS के साथ, वो अभी नहीं हुआ है। अगर वो उसके साथ ज्वाइन किया जाता है तो रियल टाइम एक्सपेंडिचर का अपडेट मिलेगा। नहीं, वो एक्सरसाइज हम, क्योंकि PFMS एक अलग डेटाबेस है, वो अलग से कंट्रोल होता है। लिफमस हमारा अपना सिस्टम है, उसको इंटीग्रेशन जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं वो फिल करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो उनको तो सारी कंट्री के लिए करना पड़ेगा ज़्यादा ये। लेकिन जहाँ तक लिफमस का सवाल है, जो लद्दाख फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी खूबी ये है कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे हर साल जो है फॉरेस्ट वाले पेड़ लगाते हैं, तो मान लीजिए आपके पास एक प्रपोजल आता है कि इस साल हमने 20 कनाल के ऊपर पेड़ लगाए। अगले साल फिर आदमी कहता है अब हमने इस साल भी 20 के ऊपर लगाए, फिर अगले साल कहता है इस बार भी हमने 20 के ऊपर लगाए। तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि ये 20 कहाँ था। तो अब लिफमस से क्या हुआ है कि वो उसका हर एक स्कीम का एक यूनिक कोड निकलता है। जैसे आपका मोबाइल का एक यूनिक नंबर है या आपका आधार नंबर है, उसी तरह हर काम का एक आधार नंबर लग जाता है, और उसका एलोकेशन होता है कि ये 20 कनाल जो है इसका ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है यहाँ पे। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि जनरल हुआ करती है। जैसे हम ये कहते हैं कि हमने इस लद्दाख सेक्रेटेरिएट में रिपेयर कर दी। भाई किस कमरे में रिपेयर की, कहाँ पे रिपेयर की? अगले साल फिर कहोगे अब इस लद्दाख यूटी सेक्रेटेरिएट का हमने इस बार फिर 2 करोड़ की रिपेयर कर दी। तो भाई वो कहाँ की, ताकि पिछले साल की रिपेयर ही दोबारा ना आप बिल निकाल लें। तो इसलिए हर एक वर्क जो है वो अब कोडेड है, उसका अपना कोड है, उसका अपना एलोकेशन है, उस एलोकेशन को वो एक्सीड नहीं करता। इससे हमें फाइनेंशियल कंट्रोल जो है और स्कीम्स को स्ट्रीमलाइन करने में और पेमेंट करने में, और एक्सपेंडिचर जो एक्सीड ना हो, जो उस स्कीम का उस साल के लिए पैसा है उससे ज़्यादा एक्सीड ना हो, इसमें और फायदा हुआ। सर, लद्दाख के अंदर जो बजट एलोकेशन है वो प्रोजेक्ट वाइज बजट एलोकेशन होता है। हाँ बिल्कुल। शायद कई सारे दूसरे स्टेट्स में बजट स्पेसिफिक के बिना जो जैसे डायरेक्ट बिल्डिंग्स, मशीनरीज और वॉक्स में एलोकेशन किया जाता है, तो ऐसा एक सिस्टम लद्दाख में नहीं हो सकता है? नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पैसे देती है ना, वो हमें देती है ऑब्जेक्ट हेड वाइज, जिस तरह आप कह रहे हो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स एक ऑब्जेक्ट हेड है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन अलग है। इवन आजकल तो फर्निशिंग का भी अलग हो गया। पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई, स्कूल बनाया, उसके अंदर जो टेबल थे वगैरह था आप उसके अंदर इंक्लूड करते थे, अब वो भी अलग है, अब फर्निशिंग का अलग प्रपोजल बनेगा। तो हर ऑब्जेक्ट हेड जो है डिफाइंड है। उस ऑब्जेक्ट हेड में हम डिपार्टमेंट्स को कहते हैं कि आपको बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में इस साल 10 करोड़ है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इस साल 30 करोड़ है। इस 30 करोड़ के अंदर अपनी स्कीम्स जो है बनाइए। उस स्कीम का, हर स्कीम का क्या एलोकेशन होगा वो आप डिसाइड करिए, क्योंकि कोई स्कीम तेज चल रही है, कोई स्कीम कम चल रही है। वो हम क्या करते हैं कि हर स्कीम का जो एलोकेशन है वो हम CCs जो हैं, कंसर्न काउंसिल्स हैं, उनसे भी लेते हैं, क्योंकि उनको भी इल्म होता है कि यहाँ पे लैंड अवेलेबल है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, यहाँ पे काम जल्दी चलेगा। फिर वो सोचते हैं कि ये इस साल इतना होगा, इस साल इतना होगा, तो वो हम बाज़ाफ्ता स्कीम वाइज एलोकेशन करते हैं। लेकिन जो एलोकेशन ऑफ मनी टू द डिपार्टमेंट है वो हेड वाइज ही होती है। सर, लास्ट पे आप लद्दाख वासियों तक किस तरह की मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैं सबसे 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो मैं बताना चाहूँगा अपने सारे लद्दाख वासियों को, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम आई है जिसे PM सूर्य घर कहते हैं। तो PM सूर्य घर एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत आप
3 किलोवाट तक का जो है सोलर कनेक्शन लगा सकते हैं। इस 3 किलोवाट सोलर कनेक्शन के लिए हमारे वेंडर जो हैं लद्दाख के अंदर मौजूद हैं। पीएम सूर्य घर करके एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप इमीडिएटली जाइए। आपका छत जो ऐसे बेकार पड़ा हुआ है इस वक्त, आप उस छत के ऊपर एक 3 किलोवाट का अपना रूफटॉप सोलर यूनिट लगाइए, क्योंकि मैंने देखा कि हर घर के ऊपर 2-2 तक यूनिट लग सकते हैं। तो एक घर को एक यूनिट देते हैं हम, 3 किलोवाट का यूनिट होता है और 3 किलोवाट यूनिट की कॉस्ट जो है लगभग 1,80,000 पड़ती है। इस 1,80,000 के अगेंस्ट हम 1,35,000 की सब्सिडी देते हैं। तो मान लीजिए कि आपको एक यूनिट लगाने के ऊपर आपको अपना पैसा जो खर्चना है वो लगभग 20-30,000 रुपए, डिपेंड करता है कि आप 1 किलोवाट का लें, 2 किलोवाट का लें, 3 किलो, जनरली लोग मैंने देखा है 3 किलोवाट का ले रहे हैं। तो आपको सिर्फ अपना 40,000 रुपया खर्चना है और आपको 300 वाट पावर जो है, यानी कि 300 यूनिट, क्योंकि बाहर स्टेट में आपने देखा होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं आपको हम 200 फ्री करेंगे, आपको हम 300 फ्री करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम कहती है कि हम सबको फ्री करेंगे। आप अपने घर पे अपनी बिजली पैदा खुद करिए और वो फ्री में है आपको। अगर 3 किलोवाट का लगाएंगे आप, तो मुझे लगता है हो सकता है 500 यूनिट जनरेट करें। 300 इस्तेमाल करिए, 200 बेच दीजिए। और उसके अंदर हमारा ऐसा सिस्टम है बना हुआ, जो पावर आप कंज्यूम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होती है कि आपने कितना यूनिट इस्तेमाल किए, और वो पावर जो आपने जनरेट की आपके घर के ऊपर जनरेट हुई लेकिन आपने यूज नहीं की, वो ग्रिड में चली जाती है। उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं और आपका बिल ऑफसेट होता है उससे। मान लीजिए आपने सारे महीने में कंज्यूम किया 400 यूनिट, 300 आपके यूनिट ने जनरेट किया 500 यूनिट, तो बल्कि आपको 100 यूनिट के पैसे मिल जाएंगे। तो बिल जो है आपका जनरेट नहीं होगा। तो मुफ्त बिजली योजना है लद्दाख के अंदर। हमारा सबसे ज्यादा खूबसूरती यह है, हमारे यहाँ पे 365 दिनों में 310 दिन अच्छी धूप रहती है और हमारे यहाँ जनरेशन जो है परफेक्ट हो सकता है। तो आप इसका पूरा फायदा उठाइए। वेबसाइट पे जाइए, हमारे लगभग कोई 2,935 के करीब लोग रजिस्टर हो चुके हैं। मैं हर एक को ये कहूँगा आप इसको जितना फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें इस सब्सिडी में इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे आप जो मैंने ये देखा कि मैंने खुद कल गया था, मैंने 2 यूनिट होल्डर को देखा, दोनों इतने सेटिस्फाइड थे, वो लेह के अंदर ही हैं, वो बहुत खुश थे कि वो पावर जो है वो अपने घर में ही जनरेट हो रही है और उसका उनको, और जो आपने 40,000 रुपया उस पर एक्स्ट्रा लगाया भी होगा वो आपको 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आपको बिजली बिल बच गया। पहले अगर आपको 500 रुपया आता था तो अब नहीं आ रहा है वो बिल आपको, या 600 रुपया आता था या 1000 आता था, तो आपका साल का बच गया 6,000, तो 2 साल में 12,000 बच गया। किसी का बिल 1,000 रुपया आता था तो उसको 2 साल में 24,000 बच गया, तो उसका जो 40,000 उसने लगाया भी था वो 2-3 साल में, 4 साल या 5 साल में रिकवर हो जाएगा। ये जो पैनल है ये आपको 25 साल चलेगा। तो समझ लीजिए कि 5 साल में आपका पैसा वापस आ जाएगा और 20 साल तक आप फ्री गवर्नमेंट को अपना इस्तेमाल भी करिए और बेच भी सकते हैं। तो सबसे बड़ा पैगाम जो है मैं अपने लद्दाख वासियों को ये देना चाहूँगा कि आप इस स्कीम का भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाएं, ताकि हमारा लद्दाख जो हम चाहते हैं कि हम अपने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में तो अपने खर्चे से कर रहे हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी टेंडर कर चुका है, वो हमारा गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे हो जाएगा, ताकि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारा लद्दाख जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो। क्योंकि अगर आप कोई भी पावर इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट फॉर हाइड्रो पावर या न्यूक्लियर पावर, तो उसका नुकसान होता है, कार्बन फुटप्रिंट बनता है। यानी कि अगर आप थर्मल पावर, जनरली हमारी कंट्री में थर्मल पावर चलती है 70% के करीब, तो आप जो भी घर में बिजली कर रहे हैं उसमें 70% तो कोल का एनर्जी है। तो लद्दाख के अंदर क्यों ना हम अपने घरों में ही बिजली पैदा करके टोटली खुद कहें कि एज फार एज द डोमेस्टिक कंज्यूमर ऑफ लद्दाख इज कंसर्न, दे आर 100% सेल्फ जनरेटेड पावर सप्लाई हमारे पास है। तो मेरा सबसे एक पैगाम आपके थ्रू ये है कि हम पीएम सूर्य घर बिजली योजना में लद्दाख जो है इट शुड बी फर्स्ट फॉर द 100% उसमें जो कवरेज हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ यूनियन टेरिटरी लद्दाख के एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर पवन कोतवाल आज ज्वाइन कर चुके थे और यूनियन टेरिटरी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन इन मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, विषय के ऊपर इनकी क्या ओपिनियन है, क्या प्रोसीजर और क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हीं की ज़बानें आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। मोहम्मद हुसैन के साथ मोहम्मद इसहाक।